आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। दोपहर का वक्त था। अपने कमरे में रखी पुरानी कुर्सी पर बैठे रामनाथ जी चुपचाप खिड़की से बाहर ताक रहे थे। तभी टेबल पर रखा मोबाइल घनघना उठा। उन्होंने मोबाइल को उठाया। वो उनके बचपन का दोस्त माधव था। हेलो रामनाथ भाई। रामनाथ जी ने धीमी आवाज में जवाब दिया। हाँ हाँ बोल माधव। उनकी आवाज में थकान और बेबसी थी। दूसरी तरफ से उनके बचपन के दोस्त माधव की जिंदा दिल आवाज आई। अरे रामनाथ, मैं माधव बोल रहा हूँ। कैसी है तबीयत? फिर अचानक वो रुक गया। एक मिनट, तेरी आवाज को क्या हुआ? सुस्त टूटी सी लग रही है। तू मायूस क्यों लग रहा है? रामनाथ जी कुछ पल खामोश रहे, फिर एक गहरी ठंडी सांस लेकर बोले, क्या खैरियत बताऊं माधव। आज अपने ही घर में दुम घट रहा है। बेटों ने ये मकान बेचने का फैसला किया। ये सुनते ही माधव सन रह गया। क्या बकवास कर रहा है रमेश और सुरेश? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तूने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। और वो? रामनाथ जी एक कड़वी सी हंसी हंस पड़े। हाँ माधव, मुझसे तो कहा कि सरकारी काम के लिए कागजों पर दस्तखत चाहिए। मैं अनपढ़ आदमी भरोसा किया। अब समझ में आ रहा है कि वो घर बेचने के कागज थे। उनकी आवाज में बेबसी का एक समंदर हिलोरे ले रहा था। लेकिन क्यों? वो घर तो तुमने। माधव के बीच में रह के वजह कहाँ बताते हैं आजकल के बच्चे माधव। माँ बाप को कुछ बताना जरूरी नहीं समझते। मुझे लगा उनकी नौकरी लग गई किसी दूसरे शहर में या विदेश में। कई दिनों से आपस में कानाफूसी चल रही थी जिसे मैं अनसुना कर रहा था। उनकी आवाज एकाएक धीमी हो गई। लेकिन कल रात सुना मैंने दरवाजे की ओर से। वो ठीक कह रहे थे भैया, वहाँ बाबूजी हम उम्र लोगों के बीच रहेंगे तो उनका मन लग जाएगा। ये कहते कहते रामनाथ जी का दिल कांप गया। माधव, मुझे तो पहले समझ नहीं आया, पर अब साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ने की तैयारी हो रही है। उनकी आंखों से आंसू निकलकर गालों की झुर्रियों में खो गए। उन्होंने जल्दी से फोन काट दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जीवन भर का दोस्त उनकी टूटी सिसकियों को सुने। बाहर अंधेरा था और उनके अंदर अतीत की यादें किसी फिल्म की तरह नाचने लगी। उन्हें अपना पुराना बड़ा सा पुश्तैनी मकान याद आया। 2 मंजिला बड़े आंगन वाला, जहाँ शारदा तुलसी को पानी देती। पर जब बच्चों की उच्च शिक्षा का वक्त आया तो पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। पढ़ाई लिखाई का भारी खर्चा था। इंजीनियरिंग, एमबी, कोचिंग, किताबें। उनका सपना था कि रमेश सुरेश बड़े आदमी बने। इसके लिए उन्होंने अपना घर बेच दिया। तब उन्होंने शारदा से कहा था, देखना एक दिन हमारा बेटे हमारा नाम रोशन करेंगे। वो दिन उनकी आंखों के सामने घूम गया जब उन्होंने उस घर का सौदा किया था। अच्छे खासे पैसे आए थे। उन पैसों में से उन्होंने थोड़ा हिस्सा निकाला, छोटा सा मकान खरीदा, तंग गलियों वाला छोटा आंगन। लेकिन दिल में उम्मीद थी। भविष्य की नींव में झोंक दिया। वे खुद सो जाते पर बच्चों की किताबों के लिए पैसे जुटाते। अपने हर सपने को कुर्बान किया सिर्फ इस आस में कि बेटे एक दिन नाम रोशन करेंगे, बुढ़ापे में सहारा देंगे। यादों का सिलसिला टूटा तो उनकी आंखें भीगी थीं। आज वही बच्चे जिन्हें अपने कंधों पर बिठाकर आसमान छिकाया, वही पैरों के नीचे से जमीन खींच रहे थे। धीरे से बोले, सभी लोग कहते थे रामनाथ मकान क्यों बेचा? जरा सोच लिया होता बुढ़ापे का। तब मैंने सोचा करके कि मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे की संपत्ति होंगे, वही सहारा है। लेकिन देख शारदा, अब ऐसे हालात हैं कि ये बच्चे मेरा सहारा बनने के बजाय सोच रहे हैं कि किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ेंगे। वाह रे वक्त,
बात करते करते उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वे खुद से ही सवाल करने लगे, क्या यही है मेरी जिंदगी की कमाई? यही है उन संघर्षों का नतीजा? उनकी आत्मा जैसे कराह रही थी, लेकिन साथ ही कहीं भीतर एक बारीक सी बगावत की चिंगारी थी। अगर मैंने सब कुछ तुम्हारी राह आसान करने में लगा दिया तो तुम आज मुझे पराया समझने का हक किसने दिया? अगली सुबह उठे तो पानी लेने के लिए रसोई में गए। तभी रसोई के बाहर से आवाज आई। रमेश सुरेश आपस में बात कर रहे थे। रमेश की आवाज सुनाई दी, भाई हमारी सब तैयारी हो गई है ना? सुरेश ने जवाब दिया, हाँ भैया, कल बाबूजी को वहां ले जाएंगे। ये सुनकर रामनाथ जी के हाथ से पानी का ग्लास टूटा। खन की आवाज आई। उनका दिल जोर से धड़का के सांस लेना मुश्किल हो गया। बेटे सच में उन्हें कहीं भेजने की तैयारी कर रहे थे, और वो भी कल। चुपचाप वे कमरे में पुरानी कुर्सी पर बैठ गए। देर तक दीवार को देखा। उस दीवार पर शारदा के साथ उनकी तस्वीरें थीं। शादी की तस्वीर, बच्चों की तस्वीर। हर तस्वीर देखकर उनका गला रूंध जा रहा था। शारदा, देख रही हो, इन्हीं बच्चों पर भरोसा था तुम्हें। कहती थी हमारी औलाद हीरा है, हमारे बुढ़ापे में सहारा होगा। उनकी आवाज टूट गई। आंसू उनके गालों पर बहने लगे। वे उन आंसुओं को पोंछने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। तभी छोटा पोता आर्यन दौड़कर आया और बोला, दादाजी आप रो क्यों रहे हैं? रामनाथ जी झट से आंसू पोंछे, बच्चे को गोद में बिठा लिया। कुछ नहीं बेटा, आंखों में कुछ चला गया था। दादाजी, मम्मी कह रही थी कि कल आपको कहीं ले जाएंगे। ये सुनकर रामनाथ जी का दिल फिर से टूट गया। अब तो घर के बच्चे भी जानते थे। हाँ बेटा, दादाजी को एक लंबी यात्रा पर जाना है। आप कब वापस आएंगे? इस सवाल का जवाब रामनाथ जी के पास नहीं था। वे चुप हो गए और बच्चे को सीने से लगाया। आज उन्हें महसूस हुआ कि शायद ये आखिरी बार है जब पोते को गले लगा रहे हैं। शायद वापस ना आ पाऊं, उन्होंने मन ही मन सोचा। शायद आखिरी मुलाकात है। फिर खुद से बोले, कल तक यहाँ से विदाई हो जाएगी, पता नहीं कहाँ ले जाएं। उनका दिल भारी था कि सांस लेना मुश्किल था। आज पहली बार जिंदगी इतनी क्रूर लगी। वो सुबह ही जिसका रामनाथ जी को डर था। आज घर में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। बच्चों का शोर नहीं, बहुओं की हंसी नहीं, बस एक अनकहा तनाव। रामनाथ जी की आंखें घर की हर चीज को देख रही थी, मानो अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हूँ। दोपहर के करीब रमेश और सुरेश उनके पास आए। दोनों के चेहरे पर गंभीरता थी। वे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। रमेश ने कहा, पिताजी तैयार हो जाइए, हमें निकलना है। रामनाथ जी ने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। उन्होंने मन ही मन तय किया कि वे गिड़गिड़ाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं। वे धीरे से उठे, कमरे में गए। एक छोटे सा कपड़ा का झोला उठाया, जिसमें उन्होंने रात को ही शारदा की एक पुरानी तस्वीर, एक छोटी सी गीता और अपना चश्मा रख लिया था। बस यही उनकी कुल जमा पूंजी थी जिसे वे अपने साथ ले जा सकते थे। जब वे कमरे से बाहर निकले तो ना अपने बहुएं पर नजर आई, ना पोते पर। शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं जा रहा हूँ। ये सोचकर उनका दिल भारी हो गया। रामनाथ जी ने आखिरी नजर अपने पूरे घर पर डाली। आज सब कुछ पराया लग रहा था, जैसे ये किसी और का घर हो, वो एक मेहमान जिसकी विदाई का समय आ गया। हर एक कदम उन्हें पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। उनका दिल चाह रहा था कि पलटकर बच्चों को सीने से लगाएं और कहें, मत भेजो मुझे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। पर उनके स्वाभिमान ने उन्हें रोक लिया। रामनाथ जी ने गहरी सांस ली, घर की दहलीज के बाहर कदम रखा। जैसे ही वे गाड़ी में बैठे, उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपने ही हाथों से घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद किया हो।
गाड़ी के शीशे में खिड़की से बाहर देखते हुए रामनाथ जी महसूस कर रहे थे कि धीरे धीरे उनका घर, उनकी दुनिया, उनकी मौजूदगी सब जीवन से दूर हो रही थी। दिल डूबता जा रहा था। कैसा होगा वृद्ध आश्रम? दीवारों पर सीलन होगी, एक छोटा सा कमरा जिसमें लोहे का पलंग होगा। वहाँ मेरे जैसे और कितने बदनसीब बाप होंगे जो बेटों का इंतजार करते करते थक गए होंगे। कह रहे थे वहाँ हम उम्र लोगों से मिलकर दिल बहल जाएगा। ये सोचते ही होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। मेरे हम उम्र तो मेरे पोते पोतियां जिनकी तोतली बातों में मेरा दिल बहलता। बूढ़ा इंसान बच्चों जैसा होता है, क्या उन अजनबियों के बीच मेरा दिल बहलेगा? हिम्मत करके पूरी जिंदगी की बची खुची ताकत को समेटकर एक सवाल पूछा जो दिल को चीरते हुए बाहर आया। बेटा, बस बता दो कि मुझे कहाँ ले जा रही हो? सुरेश ने कहा। पिताजी, थोड़ी देर में आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। गाड़ी शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलकर हाईवे पर आई। रामनाथ जी ने सोचा, कितनी दूर ले जाएंगे? शायद किसी ऐसी जगह जहां से वापस ना आ सकूं। अपनी आंखें बंद की, सीट को कसा। अब उन्होंने खुद को पूरी तरह नियति की हाथों में सौंप दिया। उनका मन शांत नहीं बल्कि सुन्न था। कुछ देर बाद गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई, बड़े से गेट के सामने रुकी। पिताजी उतरिए। सुरेश ने दरवाजा खोला। रामनाथ जी के पैर जमीन में जम गए। उनका दिल किसी भारी पत्थर की तरह डूब रहा था। उन्हें लगा जैसे जल्लाद उन्हें फांसी के तख्ते तक ले जा रहा हो। एक गहरी सांस भरी, अपनी धुंधलाई आंखों को ऊपर उठाया। रामनाथ जी की सांसें रुकी, उनकी रूह कांप उठी। सामने था एक विशाल पुराना नीम का पेड़, वही पेड़ जिसकी टहनियों पर झूला डालकर वे बच्चों को झुलाते, वही पेड़ जिसकी छांव में बैठकर शारदा स्वेटर बुना करती। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कांपती हुई नसें पेड़ से हटाकर गेट के पीछे देखा, और जो देखा उसे देखकर रूह कांप उठी। पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वृद्ध आश्रम नहीं, ये उनका पुराना पैतृक घर था। वही आंगन, वही तुलसी का चौरा, जिसकी हर ईंट में उनकी और शारदा की यादें थीं। वे मूर्ति की तरह खड़े रह गए। उनके सूखे होंठ खुले रह गए, आंखों से अविश्वास और अथाह सुख की एक गर्म धारा। तभी सुरेश और रमेश ने एक तरफ सहारा दिया। रमेश की आवाज भावनाओं से भीगी थी। पिताजी, हम आपको आपकी दुनिया लौटाने आए हैं। रामनाथ जी कुछ नहीं बोल पाए। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम दोनों ने ये सब मेरे लिए? वे सिसक सिसक कर रो रहे थे। रमेश ने कहा, पिताजी, आपने हमारे लिए अपना घर बेचा। हमारा फर्ज था कि आपका घर वापस दिलाएं। वो मकान हमने इसलिए बेचा ताकि यहाँ की व्यवस्था अच्छी हो सके। लेकिन बेटा, मैं तो समझा था कि तुम मुझे आश्रम। अरे नहीं नहीं पिताजी, ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं? रमेश बोला। तो बेटा, तुम ही तो बातें कर रहे थे कि मुझे मेरे हम उम्र लोगों के पास छोड़ दोगे। सुरेश ने कहा, पिताजी, जब हमने कहा था कि आप अपने हम उम्र लोगों के आसपास रहेंगे तो दिल बहलेगा, हमारा मतलब था वृद्ध आश्रम के अजनबियों से नहीं। हमारा मतलब आपके बचपन के दोस्तों शर्मा चाचा, गुप्ता काका से था, जो आज भी पड़ोस में रहते हैं। माफ़ करिएगा पिताजी कि हमने आपसे छुपाया। हम चाहते थे कि आपके लिए सरप्राइज हो। हम चाहते थे कि आप अपनी जड़ों में लोगों के बीच वापस आ जाएं। रामनाथ जी कुछ बोल नहीं पाए। वे बेटों के चेहरे को देख रहे थे, जिन पर पश्चाताप और पिता के लिए अगाध प्रेम था। उन्होंने बेटों को कसकर बाहों में भरा। आज उनके आंसू बेबसी या दुख के नहीं बल्कि गर्व, राहत और खुशी के थे, जो उन्हें लगा कि हमेशा के लिए खो दी है। वे एक बच्चे की तरह रो पड़े
और उनके बेटे पिता के साथ रो रहे थे। ये आंसुओं का संगम था जहाँ सारे गिले शिकवे धुल रहे थे। तभी घर का मुख्य दरवाजा खुला। उनकी दोनों बहुएं आरती की थाली लिए खड़ी थीं। उनके पीछे से पोती पोतियां दादाजी आ गए, चिल्लाते हुए दौड़े और उनकी टांगों से लिपट गए। ये देखकर रामनाथ जी को लगा जैसे वे किसी सपने में जी रहे हैं। घर अंदर से बिल्कुल नया और आलीशान था। रमेश ने बताया, पिताजी, हमने शहर का वो मकान बेच दिया, सारी जमा पूंजी लगाकर ये घर वापस खरीदा, बल्कि इसके पीछे जमीन भी खरीद कर इसे और बड़ा बना दिया ताकि हमारा पूरा परिवार, आप, हम और आपके पोते पोतियां सब एक साथ यहीं रह सके। उस शाम रामनाथ जी उसी आंगन में, उसी नीम के पेड़ के नीचे पुरानी आराम कुर्सी पर बैठे थे। उनकी गोद में पोते खेल रहे थे। उनके बेटे उनके पास बैठकर पिछली बातें कर रहे थे। हवा में घुली मिट्टी की सौंधी महक बता रही थी कि वे वाकई में अपने घर आ गए। अचानक महसूस हुआ जैसे शारदा जी उसी नीम की जड़ों के पास, उसी चबूतरे पर बैठी मधुर मुस्कान बिखेर रही हैं, अपनी कोमल आवाज में कह रही हैं, मैंने कहा था ना, हमारे बेटे हीरा हैं, हीरा।